चलो दोबारा से आज के करंट अफेयर्स के ऊपर डिस्कशन शुरू करते हुए पहले करंट अफेयर पे थे। तो गवर्नमेंट ने चाइना सेक्टर के साथ अपने चाइना के बॉर्डर के साथ अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना है। मैं तुम्हें बता रहा था कि गवर्नमेंट की सेंट्रल गवर्नमेंट की दो टाइप की स्कीम्स होती हैं। एक होती है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। हमेशा देखना दो वर्ड्स अलग अलग कई जगह पे यूज किए तो ज्यादातर स्पॉन्सर्ड स्कीम्स होती हैं। एक होती है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम और दूसरी होती है सेंटर सेक्टर स्कीम्स। अब इनमें फर्क क्या है? जो स्पॉन्सर्ड स्कीम्स होती हैं ना, ज्यादातर सरकार की जितनी स्कीम्स है ज्यादातर हमेशा स्पॉन्सर्ड स्कीम्स होती हैं। इसमें जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, ठीक है, जो तो प्लेन्स बाकी सारे हिमालयन स्टेट्स को छोड़ के जो बाकी सारी स्टेट्स हैं इंडिया में, उनके साथ सेंटर 60% पैसे डालता है और उन स्टेट्स को 40% पैसा डालना होता है। ये बाकी सारी स्टेट्स की बात हो रही है, ठीक है। पर ये सारी तुम्हारी हिमालयन स्टेट्स हैं, सारे के सारे में हिमालयस पड़ते हैं। हिमालयन स्टेट्स में सेंटर 90% पैसा डालता है और स्टेट्स 10% पैसा डालते हैं। क्यों? यहाँ पे इकोनॉमी, जो हिमालयन स्टेट्स हैं इनकी इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग नहीं है कि ये अपना बजट खुद सस्टेन कर पाए, ना इनके बजट इतने मतलब खुद के लार्ज हैं। तो सेंटर को ऑब्वियसली कंट्रीब्यूशन ज्यादा डालनी पड़ती है। और जहां पे मामला आ गया यूटी का, यूटी में तो ऑब्वियसली सारा पैसा सेंटर की सरकार को ही डालना पड़ेगा। तो बाकी इंडिया के स्टेट्स के लिए सेंटर 60% डालती है, स्टेट्स 40%। स्पॉन्सर्ड स्कीम्स की बात कर रहा हूँ। हिमालयन स्टेट्स, जितनी भी तुम्हारी हिली स्टेट्स हैं हिमालय में, जम्मू कश्मीर से वो भी खैर अभी यूनियन टेरिटरी बनी हुई है, उसमें 100%, पहले जम्मू कश्मीर भी था। हिमाचल, उत्तराखंड, उसके बाद तुम्हारा सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, ये सारी स्टेट्स में सेंटर 90% पैसा डालती है और स्टेट्स 10% पैसा डालती हैं, और यूनियन टेरिटरीज में 100%। जो सेंटर सेक्टर स्कीम्स होती हैं ये इंडिया में कहीं पे भी इंप्लीमेंट की जाए, ठीक है, चाहे यहाँ इंप्लीमेंट की जा रही है, यहाँ कहीं और इंप्लीमेंट की जा रही है, यहाँ पर 100% जो पैसा है वो सेंटर की सरकार भरती है। क्लियर? तो यहाँ पे कोई और पैसा नहीं भरता, सारा का सारा सेंटर की सरकार ही पैसा भरती है। तो ये चीज याद रखना, स्पॉन्सर स्कीम का मतलब है कहीं ना कहीं शेयरिंग बेसिस हो रही है फंडिंग की। सेक्टर का मतलब है सेंटर की सरकार सारा पैसा दे रही है। तो सेंटर की अब जितनी भी स्पॉन्सर्ड स्कीम्स है, ठीक है, उनका 10% जो वेटेज है वो यहाँ पर भेजा जा रहा है, ठीक है। क्लियर? तो सेंटर चाइना के साथ अपनी चीजों को स्ट्रॉन्ग करने की सोच रहा है। इसी के चलते हुए सेंटर की एक अलग से स्कीम भी है, दी बॉर्डर डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसमें स्पेशल बॉर्डर एरियाज पे ही फोकस किया जाता है। ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का प्रोग्राम है, ये याद रखना, ठीक है। पर स्टेट गवर्नमेंट्स के थ्रू इसे इंप्लीमेंट किया जाता है, यानी कि होम अफेयर की मिनिस्ट्री सेंटर में सिर्फ गाइडेंस देती है, स्टेट गवर्नमेंट्स ही इसे फाइनल डायरेक्शन तक लेके जाती हैं। तो इसमें वहाँ के लोगों की जो रिमोट इनएक्सेसिबल एरियाज में रह रहे हैं उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर की सारी नीड्स, डेवलपमेंट की सारी नीड्स को मीट किया जाता है, जिसमें सेंटर, स्टेट और लोकल सारी स्कीम्स को मर्ज करके वहाँ पर डेवलपमेंट करवाने की कोशिश की जाती है। पहली बार ये स्कीम 7th 5 ईयर प्लान के टाइम आई थी, तो तुम्हारे इंदिरा गांधी के टाइम पे ये शुरू हुई थी। पर ऑब्वियसली इंडिया के पास एक तो उसने पैसा कम था, दूसरा हम ना चाइना की बॉर्डर के साथ ना बहुत ही रिलक्टेंट रहे हैं, खासकर जब तक हम 2000s में नहीं आए, मतलब ईयर 2000 नहीं एंटर किए। हमारी 20th सेंचुरी में इंडिया की क्या सोच थी? हम देखो, हमसे 1962 में एक लड़ाई हारे, उसके बाद ना हमारी बहुत ही बैकवर्ड पुशिंग सोच थी।
हमारा क्या मानना था कि अगर हम बॉर्डर एरिया पे इंफ्रास्ट्रक्चर बना देंगे, सड़कें बना देंगे, ब्रिजेस बना देंगे, ठीक है, रेलवे ट्रैक्स बिछा देंगे, होगा क्या, कल चाइनीज ने अगर हमला किया, उन्हें सारा बना बनाया इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाएगा और वो इन इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज करके हमारे और अंदर तक पेनिट्रेट कर जाएंगे। तो ये बहुत ही, देखो इस सोच में ही हार है। तुम पहली मान के चल रहे हो कि ये सड़कें तुम नहीं यूज कर रहे, तुम्हारा दुश्मन यूज कर रहा है। तो लॉन्ग टर्म, खासकर कारगिल जैसी वॉर्स के बाद ये सोच बदलनी शुरू हुई कि हमें बॉर्डर एरियाज को ये सोच के क्यों चल रहे हैं कि दुश्मन इन्हें यूज कर लेगा। हम ये क्यों नहीं मान के चल रहे कि क्योंकि अगर तुम यहाँ पे सड़कें, रेलवे ट्रैक्स नहीं बनाओगे, तुम्हारी फौज को भी तो आगे जाने को टाइम लग रहा है। कच्ची सड़कों या कच्चे रास्तों पे पैदल चल के या ट्रक्स को चला के उतने ही स्लो चलेंगे। तो अल्टीमेटली नुकसान तुम क्या कर रहे हो, जितना डिले आएगा दुश्मन पहले ही उतना अंदर आके बैठा होगा। तो उसके बाद 2000 ऑनवर्ड्स ये सोच बदलने लगी कि हमें, खासकर जो हमारा सबसे पावरफुल एनिमी हमारे नेबरहुड में है चाइना, उसके साथ इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करना जरूरी है। ये पॉलिसी जब से हमने रखी है तब से चाइना हमसे थोड़ा सा, उस टाइम से एग्रेशन भी चाइना का ज्यादा बढ़ गया। पहले चाइना को खुद भी कभी थ्रेट नहीं महसूस होता था क्योंकि इंडिया तो कुछ बना ही नहीं रहा था अपनी बॉर्डर पे। अगर इंडिया अपनी बॉर्डर को डेवलप करना शुरू कर रहा है तो चाइना को भी ये थ्रेट लगता है कि किसी दिन इंडिया ना इन्वेड कर दे, ठीक है, दूसरे को भी तो मन में डर होना चाहिए। तो इस कारण चाइना बार बार इंट्रूजन करके करता क्या है, जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसे कहीं ना कहीं तोड़ने की कोशिश करता है, डैमेज करने की कोशिश करता है और फिर वो वापस चले जाते हैं कुछ टाइम बाद। उनका मकसद यही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर ना बने। अभी भी एक रोड को लेके ही मेजर इश्यू शुरू हुआ था, पर वो वन ऑफ द ट्रिगरिंग पॉइंट है। रोड 1 साल पहले पूरी हो गई थी, तो वो एक तरह से चाइना की तरफ से बहाना है। इस टाइम खैर वो अपने कोविड के कारण जो पूरी दुनिया में बदनामी हुई है, उससे अपनी पॉपुलेशन का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा है। इंटरनेशनली तो ऑब्वियसली नहीं होगा, लोकली जो उनकी अपनी पॉपुलेशन है उनका ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा है कि वो उसके बारे में ना सोचे। तो कौन सी स्टेट्स को ये कवर करता है? अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा, यूपी, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल। ये सारी की सारी तुम्हारी किसी ना किसी फॉरेन कंट्री के साथ बॉर्डर करती हैं, ठीक है। तो ये वैसे ही सारी की सारी बॉर्डर एरियाज को कवर किया इस डेवलपमेंट प्रोग्राम में। पर अभी स्पेसिफिकली 10% सिर्फ इन एरियाज के लिए। क्लियर? इसके बाद ना तुम्हें मैंने हिमालयन पासेस की आज एक लिस्ट दी है। ये हम इंडियन ज्योग्राफी के टाइम पढ़ते हैं। ये सारे पासेस याद करने के लिए, सारे नहीं याद करने तो चलो कोई नहीं, पर अभी के लिए, फिलहाल के लिए, ये जितने पासेस हैं किस कंट्री के साथ लगता है, ठीक है, ये चीज याद रखो, ठीक है। ये श्रीनगर किस पर गलत है, और ये तो हमारे इंडिया के अंदर ही है। ये बस पीर पंजाल रेंज के इधर से उधर जाने के लिए यूज होता है। बनिहाल, ठीक है, यहाँ पे भी टनल जो ओपन की थी वो यहीं की थी। चांगला, खारतोंगला, ये जो ला वर्ड यूज किया होता है ना, जब तुम मनाली से आगे घूमने जाओगे या ले साइड घूमने जाओगे, ये ला वर्ड बहुत ज्यादा यूज होता है। ला का मतलब ही पास होता है। तो आंसर राइटिंग में एक चीज यूज याद रखना, जब आंसर राइटिंग में लेट्स सपोज ज्योग्राफी का कोई आंसर लिख रहे हो, अगर तुमने लेट्स सपोज किसी आंसर में चांगला लिखा है, तुम्हें चांगला पास नहीं लिखना है। ला का मतलब पहले ही पास होता है, ठीक है। तो ये डबल वर्ड्स हो जाते हैं कि तुमने जैसे इंग्लिश में कई बार गलती कर देते हैं ना, पास और फिर से पास लिख दिया, जब माइंड वहां पे फोकस नहीं होता। ये गलती नहीं करनी है। ला का मतलब ऑलरेडी पास है। अगर चांगला लिख दिया है, क्लियर है कि तुमने किसी पास को मेंशन किया। पासेस होते क्या हैं बेसिकली? जो पूरे हिमालयस की सारी रेंज होती है ना, ऐसा नहीं है कि तुम कहीं से भी उन्हें क्रॉस कर लोगे। एक ना इजीएस्ट वे होता है जहां पे ये जो मतलब ऑब्वियसली पहाड़ कभी ऐसे बिल्कुल ऐसे नहीं दिखते होते।
इनमें आगे भी पहाड़ होते हैं, पीछे पहाड़ होते हैं। बीच बीच में क्या होता है, बिल्कुल ना इनमें फ्लैट सा लैंड आ जाता है कुछ दूरी के लिए दोनों साइड पे, जिसके कारण, और मतलब ऐसे नीचे को स्लांट प्रॉपर होगी, इस साइड को प्रॉपर होगी, यानी कि उस साइड से चढ़ भी आराम से सकते हो, इधर उतर भी आराम से सकते हो, मतलब पहाड़ों की तरह थकावट कम होती है। तो ये जो बीच में गैप्स हैं जहाँ पे आराम से तुम चढ़ या उतर सकते हो, बहुत ही स्टेबल राइज होता है दोनों साइड पे, इन्हें पासेस कहते हैं। इसका मतलब है कि अगर तुमने ये सारी पीक्स में से सबसे कन्वीनियंट वे क्रॉस करना है सारे पहाड़ों में से, तुम इस जगह में से आओगे। ये हर कंट्री के लिए स्ट्रैटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर तुम्हें फौज की, टैंक्स की, हर चीज की मूवमेंट करनी है, तुम इन पहाड़ों से नहीं कर सकते होते। ठीक है, अगर फौज भी मूव करोगे यहाँ से, फौज बहुत स्लो मूव करेगी, यहाँ से बहुत जल्दी पेनिट्रेट कर जाती है। तो हर कंट्री क्या कोशिश करती है कि उसके जो बॉर्डर के पास है उसके दोनों साइड वो बैठ जाए और उसे वॉच कर सके। अगर उस पास को वो कंट्री मॉनिटर कर रही होगी तो कोई भी दुश्मन की आर्मी यहाँ से पास नहीं कर सकती। ठीक है, इस अकॉर्डिंग इन्हें रखा जाता है। तो जोजिला पास, बारालच्छा, फिर दबसा, रोहतांग पास तो खैर तुमने सुना ही होगा, शिपकिला पास, ये कहाँ पड़ते हैं? ये देखो, ये सबसे इम्पोर्टेंट आजकल, क्योंकि नेपाल का इशू भी इम्पोर्टेंट है हुआ है, लिपुले पास, ये तुम्हारे ट्राई जंक्शन पे पड़ता है। ठीक है, यहीं पे पिलग्रिमेज का जो इशू है उत्तराखंड में है, तिब्बत और नेपाल तीनों की बॉर्डर पे लिपुले पास है। ये इस साल के पेपर में आ सकता है ये वाला पास। ठीक है, अगले साल और इशू बन जाएंगे, पर ये सारे याद रखने, खासकर जो लास्ट के पासेस हैं। ठीक है, सारे के सारे ही पढ़ना, सारे के सारे ही याद करना। क्लियर? ये सारे की सारी लिस्ट याद रखनी है। यही हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, तो जो सब्जेक्ट जहाँ पे आ रहा है करंट अफेयर्स में वो वहीं पे करते जाओ, बात के लिए डिले क्यों डालना। 45,000 पीपल डायल मेंटल हेल्थ हेल्पलाइन इन 2 months। ये बीएमसी जो तुम्हारी बॉम्बे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, इसका नाम ब्रिहान मुंबई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बाद में कर दिया गया था। ब्रिहान मुंबई कॉरपोरेशन या बॉम्बे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने एम पावर करके एक मेंटल हेल्थ एसोसिएशन है, इनके साथ टाई अप किया था अप्रैल में, ताकि लोगों की जो मेंटल सिकनेस है वो दूर की जा सके। देखो, लॉकडाउन का ना एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल इफेक्ट पहले से मान के रखा जा रहा था। जब कोई भी इंसान बहुत ही लॉन्ग पीरियड्स के लिए घरों के अंदर रहते हैं ना, उनमें एक्चुअली मेंटल डिस्टरबेंस के साइंस डेवलप होने लग जाते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि तुम बिल्कुल ही कंट्रोल लूज कर दोगे। मेंटल डिस्टरबेंस का मतलब है तुम्हें एंजाइटी हो सकती है। ठीक है, तुम्हें तुम्हारे स्ट्रेस लेवल्स बढ़ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद डिप्रेशन हो सकता है, ऐसी साइकोलॉजिकल चीज़ें हो सकती हैं। तो वैसे जनरल एडवाइस भी, जैसे तुम अब घर पे आजकल बैठ के पढ़ भी रहे हो, थोड़ा टाइम आसपास के पार्क या घर की छत पे रोज बिताओ, ताकि खुली हवा में हमेशा ब्रेन को एक्टिविटी ज़्यादा मिलती है। तो लॉकडाउन में ये सोचा गया था पहले ही, कि पता था कि मेंटल डिस्टरबेंस जैसे चांस हो सकते हैं। इस कारण बहुत सारी स्टेट्स ने, बहुत सारी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने ऐसी हेल्पलाइन सेट की थी। ऐसी एक एग्जांपल जो एम पावर के साथ मिलके किया था, वो बीएमसी ने किया था, 24/7 हेल्पलाइन बनाई थी। इसमें ज़्यादातर जो लोगों ने कॉल किया उन्हें वही डिप्रेशन, एंजाइटी जैसे सिम्टम्स थे, और ज़्यादातर लोग अपने फ्यूचर को लेके वरिड थे। उन्हें ये क्यों हो रहा था? उन्हें टेंशन हो रही थी पोस्ट लॉकडाउन क्या होगा। देखो, बहुत सारी रियलिटीज बदल चुकी हैं, तो ऑब्वियसली लोगों को लॉकडाउन पे बैठ के, जब तुम बिल्कुल घर पे फ्री बैठे हो तो टेंशन होना बनता है। जैसे जितने लोगों ने बाहर सोचा था बाहर जाके सेटल होंगे या स्टडी करने जाएंगे, उनके लिए तो 2020 भी खत्म है और 2021 भी खत्म है। चाहे इमिग्रेशन सर्विसेज वाले जो मर्जी बोली जाए, ये 2 साल
ना बाहर वाली कंट्री को अलाउ करने वाली है, ना बाहर जाके कोई फायदा है। तो जिन्होंने अपनी डिग्रीज के बाद या किसी भी चीज़ के बाद बाहर जाके करियर बनाने का सोचा था, वो तो वहीं ख़त्म हो गया। दूसरा, इंडिया में कल एक जैसे सर्वे टाइम्स ऑफ इंडिया में आपके पब्लिश हुआ था, जो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज हैं इंडिया की, जो इंडिया का ऑलमोस्ट 40% बिजनेस चलाती हैं, ठीक है, छोटी स्केल की जो छोटे व्यापार होते हैं, जो छोटी कंपनी है, इनमें स्टडी एक पाई गई है कि ऑलमोस्ट लॉकडाउन के बाद अब जो बहुत ज़्यादा घाटा हुआ है इन सबको, और ऑलमोस्ट 35% ऑल ओवर इंडिया एमएसएमईज बंद हो रही हैं। तो खुद सोचो कितने लोगों का पहले तो नौकरियां गई हैं, जॉब्स गई, और प्लस जिनकी ये फैक्ट्रियां थी उनका स्ट्रेस लेवल सोचो। इतने सालों से तुम काम करते आ रहे हो, और एमएसएमई ज़्यादातर फैमिली बिजनेसेस हैं जो एक के बाद एक फैमिली में फॉरवर्ड होते हैं, ये ज़्यादातर बंद हो रहे हैं। ये सर्वे आया है, यानी कि 1/3 इंडिया में बिजनेस एमएसएमई वाले बंद हो गए, ये लगा के चलो। तो ये सारे लोगों का स्ट्रेस अलग, ठीक है। तो गवर्नमेंट के जो रिलीफ पैकेजेस हैं वो बहुत ही छोटे हैं कंपेयर टू जितना इंडिया में नुकसान हुआ है इन 2 महीनों में। सर चंडीगढ़ की भी कोई हेल्पलाइन नंबर है? हाँ जी, चंडीगढ़ का भी हेल्पलाइन नंबर होगा, नेट पे सर्च करोगे आपको मिल जाएगा। हर ये सरकारी हेल्पलाइन नंबर्स तो पहले ही एग्जिस्ट करते आए हैं, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि उन्हें सरकार ही चला रही है, उन्हें प्राइवेट एनजीओस को दे दिया जाता है, तो प्रॉपर एक्सपर्ट्स ही बैठे होते हैं। चंडीगढ़ में पहले पीछे से 6-7 महीने पहले ना चंडीगढ़ में जगह जगह पे पोस्टर चिपकाए गए थे। तो हाँ, हेल्पलाइन है, नेट पे सर्च करोगे आपको नंबर मिल जाएगा, ठीक है। और पूरी तरह हेल्प करेंगे स्ट्रेस दूर करने की। इंडिया ने पाकिस्तान को क्रिटिसाइज किया है गिलगित बल्तिस्तान एरिया में जो बुद्धिस्ट वहाँ पे मॉन्यूमेंट्स और वहाँ पे जो बुद्धिस्ट रिमेन्स हैं वो ओवर द टाइम डैमेज किए जा रहे हैं या उनकी डैमेज होने के चांसेस हैं। तो बेसिकली गिलगित बल्तिस्तान कहाँ पड़ता है और क्या इशू क्या है? अगर तुम हमारे इंडिया का मैप देखोगे, हम कश्मीर ऑलमोस्ट ऐसा, थोड़ा चलो अलग बना है, पर ऑलमोस्ट हमारा कश्मीर ऐसा हम बनाते हैं, ठीक है। इसकी ना कुछ रियलिटीज है। रियलिटी ये है कि इतना कश्मीर हमारे पास नहीं है। इसे हम रेफर करते हैं, जो हम मैप पे ड्रॉ करते हैं उसमें इतना कश्मीर हमारे पास नहीं है, ये पाकिस्तान के कंट्रोल में है। इधर वाला इतना एरिया चाइना के कंट्रोल में है। हमारे पास ये बाकी का कश्मीर है, ठीक है। सियाचिन यहाँ पड़ता है तुम्हारे, सियाचिन सुना होगा बार बार न्यूज में, सियाचिन ग्लेशियर यहाँ पड़ता है, ठीक है। एक साइड पे पाकिस्तान ने कश्मीर लिया हुआ है इंडिपेंडेंस के टाइम से ही, और इस साइड बाद में चाइना ने भी इतना छीन लिया था। तो ये जो पाकिस्तान का एरिया है ना, यहाँ पे ये सबसे टॉप वाला कुछ एरिया जो है, इस ये एरिया का नाम है गिलगित बल्तिस्तान, ये उनका प्रोविंस है वहां पे, ठीक है। ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का हिस्सा है। तो हम ये मैप कभी नहीं पब्लिश करते बिकॉज हम पूरे जम्मू कश्मीर पे क्लेम करते हैं, चाहे वो इस टाइम चाइना कंट्रोल में है, चाहे वो पाकिस्तान है, पाकिस्तान के कंट्रोल में है। पर रियलिटी में अभी फिलहाल वो एरियाज हमारे पास नहीं है और ना हम उन्हें मॉनिटर करते हैं, ठीक सब है। वो लोग भी अपने मैप में से इंक्लूड करते हैं? हाँ जी, वो पाकिस्तान का अगर तुम मैप देखोगे, पाकिस्तान जम्मू को इंक्लूड नहीं करता, पर पाकिस्तान इतना मैप इंक्लूड करता है। चाइना वाला हिस्सा पाकिस्तान नहीं इंक्लूड करता, ऑब्वियसली चाइना ही उसका इकलौता फ्रेंड है, ठीक है। पर वो इतना मैप अपने उसमें इंक्लूड करता है। और चाइना का मैप देखोगे, चाइना लद्दाख वाला एरिया और इतना एरिया अपने मैप में इंक्लूड करता है, ठीक है। तो क्या बात कर रहे थे, हाँ, नेक्स्ट इज एक इस एरिया से जो जुड़ी हुई चीज है वो है एक एंशियंट इंडिया की यूनिवर्सिटी,
इसके बारे हम ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਨਿਊਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ੂ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਊਜ਼ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਆ ਹੁਣ? ये मेंटल हेल्थ वाली नहीं सर, आ ਜਿਹੜੀ गिलगिट वाली बल्तिस्तान वाली। हाँ हाँ मैं वही बता रहा हूँ। बेसिकली हुआ क्या है कि वहां पे कुछ बुद्धिस्ट, वो ना बहुत ही ट्रेडिशनल, बहुत ही ओल्ड प्लेसेस हैं, और वो वहां पे जो टाउन्स है ना वो सिल्क रूट के ऊपर पड़ते होते थे। तो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, इवन आज के जो हमारे पास कश्मीर है वो वाला एरिया भी, और जो पाकिस्तान के पास कश्मीर चला गया, और इवन अगर तुम अफगानिस्तान तक भी लगाओगे, यहाँ पे ना बहुत सारे बुद्धिस्ट, बुद्धा की जैसी मूर्तियां, बुद्धा की रॉक्स के ऊपर बहुत सारी ड्राइंग्स जो एंशियंट टाइम में बनाई गई थी वो एग्जिस्ट कर रही हैं, आज भी हैं, हमारे वाले कश्मीर में भी हैं। ठीक है, तो हो क्या रहा है पाकिस्तान में, बिकॉज पाकिस्तान सिर्फ इस्लाम को प्रेफरेंस देके बाकी रिलीजन्स को इग्नोर कर रहा है। इस कारण वहां पे जो ये बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स हैं वो सारे, या तो उनका ध्यान नहीं रखा जा रहा तो ओवर द टाइम वो वैसे तबाह हो रहे हैं, या उनके आसपास अब जो कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं, जैसे चाइना के साथ ये मिलके एक बुद्धिस्ट साइट के पास ये डैम बनाने लगे हैं चाइना के साथ मिलके, तो उससे होगा क्या, पास में जो बुद्धिस्ट केव्स है ना, जहाँ पे बुद्धा की सारी अंदर पूरी की पूरी केव्स में ड्राइंग्स बनाई हुई हैं, वो पानी के अंदर सबमर्ज हो जाएंगी। तो अगर पानी आ गया उनके अंदर, वो वॉल पेंटिंग्स तो वैसे ही मिट जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। तो इस कारण इस जो कल्चर है, जो हेरिटेज है हमारे इंडिया का, और खासकर बुद्धिस्ट रिलीजन का, उसे बचा के नहीं रखा जा रहा पाकिस्तान में। तो बुद्धिस्ट कम्युनिटी को हम एज अपनी माइनॉरिटी, और प्लस क्योंकि हम ये गिलगित बल्तिस्तान के एरिया पे अपना हक जमाते हैं, इस कारण हमने पाकिस्तान को क्रिटिसाइज किया है कि तुम अपने एरिया में ये चीजें संभाल के क्यों नहीं रख रहे हो। ठीक है, तो यही बस इशू है, हमने बस पाकिस्तान को एक लेटर भेजा है और कुछ नहीं कि सर हाँ जी ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਆਰਟੀਕਲ ਕੀ ਹੁਣ ਕਸ਼ਮੀਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਆਪਣੇ ਅੰਡਰ ਕੀਤਾ ਵਾ ਹਨਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਕਿੰਨਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਪਾਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਲਿਆ ਵਾ, ਜਿਹਦਾ ਅੱਧਾ ਪਾਰਟ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਕੋਲ ਆ ਤੇ ਅੱਧਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਲ ਆ, ਹੁਣ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਇਆ? जो टोटल मैप पे बनाते हैं ना उसका हमारे पास 40-45% ही है, बाकी कश्मीर हमारे पास नहीं है। ओके सर। ठीक है, तो कुछ इंडिपेंडेंस के बाद की हुई गलतियां, पाकिस्तान वाला हिस्सा तो हम पूरा ले सकते थे, वो तो हमने कुछ बड़ी गलतियां कर दी कि वो पाकिस्तान का हिस्सा वो पाकिस्तान के पास चला गया। ज्यादा ही। हाँ जी डायमर वाश डैम के बारे में बताइए कुछ। ये आपके क्या कहते हैं, चाइना जो हाँ जी बिल्कुल, जो चाइना बनाने लगा है इस प्रोजेक्ट को, ठीक है, पर एक तो इंडिया इसे क्या कहते हैं बहुत ही बुरी तरीके से इसलिए भी क्रिटिसाइज कर रहा है। एक तो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में कुछ भी होता है, स्पेशली जो चाइना वहां पे कोई भी इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट कर रहा है, हम कहते हैं कश्मीर हमारा हिस्सा है, तो बाहर वाली किसी कंट्री को इंक्लूड करना चाहे इन्वेस्टमेंट में, तो इंडिया अपने आप इन चीज़ों को क्रिटिसाइज करता है। दूसरा, अगर वो डैम प्रोजेक्ट थ्रू होता है वो आसपास के एरियाज को सबमर्ज करेगा, और स्पेशली लो लाइंग एरियाज में वाटर प्रेशर बढ़ाएगा। लो लाइंग एरियाज कौन से हैं? लो लाइंग एरियाज रिवर की हमारी साइड वाला एरिया। तो हमारे वाले कश्मीर में जो इंडिया के पास कश्मीर है उसके अंदर हम, क्योंकि अपस्ट्रीम हम पढ़ते हैं, ठीक है, मतलब हमारे यहाँ से नदियां पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में जाती हैं, तो अगर तुम आगे डैम बना दोगे और वहां पे लेट्स सपोज मॉनसून हैवी आता है और यहाँ पे पानी रोकने की कोशिश करोगे, ये पीछे वाले एरिया में वाटर की जो नदी का लेवल है वो पीछे बढ़ा देगा, तो हमारे एरिया में फ्लडिंग होने के चांसेस है। ठीक है, इस कारण भी उस प्रोजेक्ट को इंडिया क्रिटिसाइज कर रहा है। दूसरा, बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स उससे डैमेज होंगे इसलिए भी इंडिया उसे क्रिटिसाइज कर रहा है। तीसरा, हम यही नहीं चाहते कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में चाइना का कोई भी इन्वेस्टमेंट हो, खैर हो बहुत सारे रहे हैं, हम कर कुछ नहीं सकते, सिर्फ क्रिटिसाइज ही कर सकते हैं। ठीक है, एक दिन जिस दिन डैम वाला इशू किस दिन डिटेल में आएगा अखबार में, उस दिन वो भी कवर हो जाएगा, उस दिन हम उसका जैसे लैंडफिल डैम है कितना एरिया कवर करेगा वो सारे पॉइंट्स भी उस दिन कवर कर लेंगे। ठीक है सर, हम पीओके को वापस ले सकते हैं?
क्योंकि देखो कश्मीर तो हमारा ही है। पीओके को इंडिया लेना तो चाहता है, पर उसी के लिए वही वॉर लड़नी होगी। तो एरिया के पीछे जान नहीं गंवाना कभी भी समझदारी वाली बात नहीं है। इस कारण हम नहीं लड़ते। किसी दिन खुद पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में अनरेस्ट हुआ, ठीक है, तब की तब देखी जाएगी, पर अभी के लिए तो फिलहाल नहीं आ सकता। ठीक है, सबसे प्रैक्टिकल सल्यूशन भी पाकिस्तान के साथ अगर लॉन्ग टर्म पीस करना चाहते हो, यही सोचा जाता है कि पाकिस्तान के साथ एग्रीमेंट कर लो, उनके पास जो कश्मीर है वो उनका हुआ, हमारे पास जो कश्मीर है वो हमारा हुआ। दोनों जो इस टाइम बाउंड्री है उसे तभी एलओसी कहते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल, जो पाकिस्तान के साथ है। इसी को बाउंड्री मान के इसे इंटरनेशनल बॉर्डर डिक्लेयर कर लो। फिर दोनों के मैप जो एक्चुअल बॉर्डर बनती है बस वो एक्चुअल मैप बन जाएंगे। पर इससे ये तो होगा, पाकिस्तान के साथ शांति तो हो जाएगी। अभी जो सीज फायर वायलेशन होती रहती है, सीज फायर होता क्या वो है, एलओसी का मतलब है लाइन ऑफ कंट्रोल। कहाँ जाके 1948 में लड़ाई कश्मीर हुई थी, 1948 की लड़ाई कहाँ जाके रुक गई थी, वो वाली तुम्हारी बाउंड्री सीज फायर की लाइन बनी हुई है। इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है। इंटरनेशनल बॉर्डर जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में रिकॉग्नाइज है वो पंजाब ऑनवर्ड शुरू होती है गुजरात तक। उससे ऊपर जो जम्मू कश्मीर वाला इलाका है वो सारा डिस्प्यूटेड है। तो इस कारण इसे एलओसी को आईबी बनाओगे तो इंडिया पाकिस्तान में शांति हो जाएगी। ठीक है, सर कोई कंट्री ये भी तो प्रोविजन कर रही है कि वॉर के लिए रोबोट्स, फिर तो हम जीत ही जाएंगे। कोई कंट्री ऐसे प्रोविजंस नहीं कर रही है कि वॉर के लिए रोबोट्स यूज करेंगे? नहीं तो ऐसे तो चलो पर वॉर तो तुम्हें तब भी लड़नी पड़ेगी। अगर वो एक जगह पे, तुम एक जगह पे फ्रंट छेड़ोगे, वो दूसरी जगह पे फ्रंट छेड़ेंगे। ठीक है, तो लोगों के ऊपर तो बॉम्ब गिरेंगे गिरेंगे, और स्पेशली जिस बेल्ट में तुम बैठे हो, ठीक है, ये तो हॉट बेल्ट्स बनती हैं, जहाँ पे अम्बाला जैसी जगह पे तो पहले ही बॉम्बिंग की थी इन्होंने 70s के टाइम पे, 1971 की लड़ाई में। तब अम्बाला जिस जगह पे इन्होंने बॉम्बिंग की थी वो तो तब भी हो सकती है, मतलब कंटोनमेंट में की थी। तो अब तुम्हारी वेस्टर्न कमांड तो है ही यहाँ पे पंचकुला के पास। तो इस कारण लड़ाइयों का कोई सोल्यूशन नहीं है। कोई बात नहीं, इंटरनेशनल रिलेशंस के इंटरनेशनल सिक्योरिटी और इंटरनेशनल रिलेशंस के टाइम इनके ऊपर बात करेंगे। आगे करंट अफेयर में मूव करते हुए तक्षशिला यूनिवर्सिटी के बारे में बता रहा था। ये एक एंशिएंट इंडिया की यूनिवर्सिटी है। ठीक है, आज के ये मॉडर्न पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में लाई करती है। तो तक्षशिला एक, जैसे हम हिस्ट्री में दो यूनिवर्सिटी जो सबसे फेमस थी एंशिएंट इंडिया में, एक तक्षशिला थी और दूसरी नालंदा थी। नालंदा तुम्हारे बिहार में पड़ती है और तक्षशिला तुम्हारे कश्मीर, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के एरिया में। ठीक है, तो ये नॉर्थ इस्लामाबाद से बस 32 किलोमीटर दूर है ये साइट, और रावलपिंडी मतलब और इस्लामाबाद उनसे 32 किलोमीटर दूर है। और जो फेमस पुराने टाइम पे जो जीटी रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड जो बनाई गई थी शेरशाह सूरी द्वारा, उस पे लाई करती है। ये कॉमन ट्रेड रूट जो सिल्क रूट था उसके बिल्कुल ऊपर पड़ती थी, इस कारण इसमें बहुत सारे विजिटर्स आते रहते थे। ठीक है, इसे सर अलेक्जेंडर कनिंगम ने फाइंड किया था मिड 19th सेंचुरी में। ठीक है, 1800s में यानी कि। तो 1980 में तक्षशिला को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बना दिया गया। तो ये इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है तक्षशिला, तो इसे तो इन्हें प्रोटेक्ट करके रखना ही पड़ता है। ठीक है, वन ऑफ द अर्लीस्ट यूनिवर्सिटीज इसे दुनिया की माना जाता है। दूसरों द्वारा ये इतनी इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी नहीं थी बिकॉज यहाँ पे कोई प्रॉपर ना लेक्चर हॉल के प्रूफ मिले हैं कि कोई लेक्चर हॉल होते थे, दूसरे ना लोगों के रहने के लिए जो क्वार्टर्स हैं वो मिले हैं। ऐसी सारी फैसिलिटीज नालंदा में अवेलेबल थी। नालंदा में प्रॉपर लेक्चर हॉल्स भी थे, मॉन्क्स के रहने के लिए वहाँ पे घर भी थे उनके, सब कुछ प्रोवाइड किया जाता था फ्री ऑफ कॉस्ट। उस जमाने में एजुकेशन सिस्टम जो होता था, ये मतलब एक तरह से तुम्हारी कॉलेज एजुकेशन हुई, कॉलेज एजुकेशन बिल्कुल फ्री होती थी। ठीक है, क्योंकि हर कोई तो पढ़ता नहीं था उस टाइम, डिग्री करना कंपलसरी नहीं था लाइफ के लिए। तो इस कारण क्वालिटी के ऊपर फोकस होता था, जिसे पढ़ना था सिर्फ वही जाते थे।
उनके टाइम पे भी एंट्रेंस टेस्ट होते थे, जैसे नालंदा में एंट्रेंस टेस्ट होता था, तभी एडमिशन मिलती होती थी। और वर्ल्ड की वन ऑफ द मोस्ट फेमस यूनिवर्सिटी नालंदा थी। जैसे आज लोग हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड जैसी यूनिवर्सिटीज में पढ़ने जाते हैं, तब दुनिया भर से लोग नालंदा पढ़ने आते होते थे। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि इंडिया में पोटेंशियल नहीं हो सकता, बनाने की बात है। लॉन्ग टर्म में पोटेंशियल फिर बन सकता है, एजुकेशन मार्केट फिर बन सकती है। इंडिया भूटान इंक MOU फॉर एनवायरमेंटल कोऑपरेशन। तो इंडिया और भूटान, ये दो ऐसी कंट्रीज है जिनके अंदर बहुत ही क्लोज रिलेशंस है। भूटान में डेमोक्रेसी नहीं है, भूटान में मोनार्की है, राज शासन है। ठीक है, मोनार्की को प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी इंडिया देता है, यानी कि भूटान के ऊपर कोई भी हमला करता है या भूटान की मोनार्की के ऊपर कोई भी हमला करता है, उसका रिस्पांस इंडिया देगा। तभी जब 2015 में चाइना भूटान के एरिया में घुसा था, ढोकलाम के एरिया में, और ढोकलाम भूटान का एरिया था, इंडियन आर्मी गई थी वहां पे स्टैंड ऑफ के लिए। ठीक है, तो बहुत छोटा सा राज है इनकी अपनी। अगर तुम फौज देखो, इनकी अपनी फौज तो 20,000 बंदों की भी नहीं है। तो इस कारण सारी की सारी प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी इंडिया की है। दूसरी, जितने भी भूटान के इंटरनेशनल रिलेशंस हैं वो ज्यादातर इंडिया मैनेज करता है। तो इनफैक्ट अगर तुम इंडियन फॉरेन सर्विसेज ऑप्ट करते हो या कुछ टाइम के लिए एज IPS या IAS बन के थोड़ी सी चिल लाइफ बिताना चाहते हो, नेचर के बीच में रहना चाहते हो, तो तुम एक्चुअली डेप्यूटेशन भूटान भी ले सकते हो। ठीक है, सारे के सारे काम बिकॉज भूटान के इंडिया इनडायरेक्टली हैंडल करता है, तुम उनकी एडमिनिस्ट्रेशन में डायरेक्टली इंटरफेयर नहीं कर सकते, जॉइंट ऑफिसेज में तुम्हें प्लेस किया जाएगा। तो ऐसा नहीं है वहां जाके लाल बत्तियां मिलेंगी, वो ऑब्वियसली तुम्हें छोड़नी पड़ेंगी। ठीक है, पर कुछ टाइम के लिए, और परमानेंट नहीं तुम भूटान जा सकते, सिर्फ डेप्यूटेशन मिलती है, कुछ ईयर्स 3-4 साल रह सकते हो वहां पे, फिर वापस आना पड़ेगा। तो इंडिया और भूटान इसलिए, और भूटान का जो इंडिया के साथ रिलेशन है ना, वो ये है कि इंडिया जो भूटान का टोटल फॉरेन से कोई इन्वेस्टमेंट भी आती है, जो जितना भी भूटान का ट्रेड है, 90% ट्रेड इंडिया के साथ है। तो सारी दुनिया से वैसे भूटान कटा हुआ है। भूटान दो चीजों के लिए दुनिया में बहुत फेमस है। भूटान के अंदर भी कॉन्स्टिट्यूशन है एक। इस कारण ही कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन किसी कंट्री का होना कोई गारंटी नहीं करता कि वो कंट्री एक डेमोक्रेसी होगी, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन डेमोक्रेसी के भी हो सकते हैं, और राजा अपना कॉन्स्टिट्यूशन भी तो लिख सकता है जिस कॉन्स्टिट्यूशन में वो लिख दे कि मेरा और मेरा परिवार ही हमेशा राज करेगा। तो भूटान का कॉन्स्टिट्यूशन भी ऐसी ही बात करता है कि वहां का राजा ही प्राइम है। ठीक है, तो हाँ, तो भूटान का राजा ही वहाँ का हेड रहेगा हमेशा, ये उनका कॉन्स्टिट्यूशन बात करता है। उनके कॉन्स्टिट्यूशन में पर एक बहुत ही स्पेसिफिक चीज़ है जो नोट करने वाली है, ये इन्वायरमेंट का फैक्ट क्यों इंपॉर्टेंट है और इन्वायरमेंट का कैसे एग्जाम्पल है। उनका कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी करता है कि भूटान का 60% एरिया, जो मोर देन 50% है, ठीक है, ऑब्वियसली 60% एरिया हमेशा इन्वायरमेंट का रहेगा, यानी कि जंगल रहेंगे, नदियां रहेंगी, जहां पे कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होगी कभी भी। ये उनके कॉन्स्टिट्यूशन में उन्होंने लिखा हुआ है। तो वो इन्वायरमेंट को कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं इससे पता चलता है। इन्वायरमेंट के कॉन्स्टिट्यूशन में 60%, पूरे भूटान का 60% एरिया जंगल और नेचर को दिया गया है, इसकी गारंटी उसमें दी गई है। इंडिया में जंगल कितने परसेंट है हमारे पूरे लैंड एरिया का? 23 या 33। 24%, 1% बढ़ गया एक साल में, 24%। हमारे पूरे लैंड एरिया का सिर्फ 24% एरिया जंगल का एरिया है, ग्रीनरी से भरा एरिया है। बाकी सारा का सारा या तो वेस्ट लैंड है या पॉपुलेशन रह रही है। ठीक है, तो खुद कंपेयर कर लो कि भूटान इन्वायरमेंट
को हमसे कितनी ज्यादा कदर भूटान डालता है। तो एक तो भूटान में ये चीज सिग्निफिकेंट है। दूसरा, भूटान हमारी तरह, हमारी कंट्री की तरह या पूरी दुनिया की तरह मनी माइंडेड नहीं है। वो जीडीपी कैलकुलेट नहीं करते, ठीक है। मतलब वर्ल्ड उनके बिहाफ पे जरूर कैलकुलेट करता है। वो इंटरनेशनली फिगर्स अपनी पब्लिक में रिलीज नहीं करते, इंटरनेशनल फोरम्स को देनी पड़ती हैं फिगर्स, उन्हें जरूर सबमिट करते हैं वर्ल्ड बैंक जैसों को, पर खुद वो इनके ऊपर उनका कभी भी फोकस नहीं है जीडीपी के ऊपर। जैसे हम हर टाइम हमारे न्यूज में जीडीपी कितनी है, हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ रेट क्या है, ये सारी न्यूज आती रहती है ना। भूटान का इन सारी चीजों के ऊपर फोकस नहीं है। भूटान ने दुनिया की पहली कंट्री थी जिसने बनाया था ग्रॉस हैप्पीनेस इंडेक्स। वो ये देखता था कि उस आज भी वो यही देखते हैं कि उनकी पॉपुलेशन कितनी खुश है। अगर पॉपुलेशन ही खुश नहीं है तो तुम पैसे को क्या करोगे, देश को अमीर करके क्या करोगे। अगर पॉपुलेशन कम रिसोर्सेज में भी खुश होना सीख सकती है तो अपने आप तुम्हारे वहां पर डेवलपमेंट जितनी भी है वो बेटर दिखेगी। अगर तुम भूटान विजिट करोगे ना, तुम भूटान में सफाई देखना, ठीक है। वहां पे लोग सेल्फ कॉन्शियस हुए हुए हैं सफाई को लेकर। सरकार इतनी उनकी वो कोई मदद नहीं करती कि स्वच्छ भारत जैसे मिशन शुरू किए हुए हैं। वहां पे लोग ही सेल्फ कॉन्शियस इतने हुए हैं कि आसपास अगर तुम्हारी सफाई रहेगी तो तुम्हें अपने आप अपने आसपास अच्छा फील होगा, तुम खुश रहोगे। वहां पे सड़कें हर चीज इतनी ज्यादा साफ है, और अगर तुम भी गंद डालोगे वहां पे कोई लोकल तुम्हें टोक देगा कि ये क्यों यहाँ पे फेंकता है। तो भूटान बहुत साफ है कंपैरेटिवली हमसे। कैबिनेट नोड फॉर एग्री मार्केटिंग रिफॉर्म्स, तो यूनियन कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया है एक तो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट को मॉडिफाई करने का। इसके अंदर हम जैसे कि सीरियल्स, पल्सेस, ऑयल सीड्स, एडिबल, अनियन, पोटैटोज, ये सब कुछ इस लिस्ट से बाहर निकाल देंगे। अभी इसका मतलब बताऊंगा, ठीक है। बेसिकली इससे हम करने की क्या कोशिश कर रहे हैं, अब पोस्ट लॉकडाउन हम एग्रीकल्चरल मार्केट में रिफॉर्म्स लाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, जो तुम्हारी एग्रीकल्चर मार्केट है ना, ये एक तरह से एक ट्रैप में फंसी हुई है सिंस इंडिपेंडेंस, फार्म से सरकारी मंडियों के जाल में, ठीक है। अमेरिका में ज्यादातर जो फार्मिंग होती है, वहां पे जो फार्मिंग होती है वो होती है लार्ज स्केल फार्मिंग, जिसे कमर्शियल फार्मिंग कहते हैं या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कह लो। इससे किसानों का क्या होता है, किसानों को पहले ही पता होता है क्या प्रोड्यूस करना है, सारी रिसोर्सेज कंपनीज प्रोवाइड करती हैं, सारी इन्वेस्टमेंट कंपनी, प्राइवेट कंपनीज करती हैं, सब कुछ। हमारे यहाँ पे ये कभी अलाउ नहीं किया गया। इस कारण फार्म सेक्टर में प्राइवेट कंपनीज के द्वारा इन्वेस्टमेंट कभी नहीं आती थी। तो एक तो ये इन्वेस्टमेंट जो हमारी एफडीआई है, चाहे लोकल इन्वेस्टमेंट है, इसे अब फोकस करवाने की कोशिश की जा रही है कि एग्रीकल्चर की तरफ भी ये इन्वेस्टमेंट आनी शुरू हो, ताकि एग्रीकल्चर मार्केट डेवलप होनी शुरू हो। दूसरा, यानी कि एक तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग इंडिया में बढ़ाने की, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है पर उसमें बहुत सारे लूप होल्स, बहुत सारी कमियां थी, उन सबको अब दूर करने की कोशिश की जाएगी। अभी तो खैर पहली ऑर्डिनेंस आई है, इसके बाद और एक्ट्स भी पास होंगे। और एक जो सबसे बड़ा हर्डल है वो भी अभी मैं कुछ टाइम में बताता हूँ, बिल्कुल एंड में कंक्लूजन में बताऊंगा कि अभी भी सबसे बड़ी क्या दिक्कत रहेगी। दूसरा, जैसे कि सीरियल्स, पल्सेस, ऑयल सीड्स, किसानों को लेट्स सपोज इस साल तुमने वीट उगाई, किसानों को ना ज्यादातर वीट दो रीजंस कारण बेचनी पड़ती थी। एक तो यहाँ तो उनके पास कोई स्टोरेज की जगह नहीं होती थी, तो तुम स्टोर कहाँ करके रखोगे, अगर प्रॉपर स्टोरेज नहीं है तो वैसे ही तुम्हारी वीट सारी खराब हो जाएगी। इस कारण किसानों को होता था बेच दो। तो कई बारी किसी साल अगर वीट का बहुत कम प्राइस मिल रहा है तो हमें जबरदस्ती उस टाइम भी बेचनी पड़ती थी। दूसरा, ये जो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट ऊपर मैंने बताया ना, इसके अंदर जो भी चीज लिस्ट हो जाती है, जो भी कमोडिटीज के अंदर लिस्ट हो जाती है, उसके ऊपर ना एक लिमिट लग जाती है।
कि कोई प्राइवेट, सरकार को छोड़ के कोई प्राइवेट कोई भी पर्सन है, चाहे वो किसान हो, चाहे कोई बड़ी कंपनियां जैसे अपने खुद के गोडाउन्स मैनेज कर रही हैं, उसके ऊपर एक लिमिट लग जाती है। लिमिट का क्या मतलब है कि तुम मैक्सिमम कितना स्टोर करके रख सकते हो। तो प्राइवेट कंपनीज भी जैसे क्या थी, अगर वो मंडी से भी जाके किसानों से खरीद लेती थी, उन्हें एक लिमिट तक ही खरीद सकती थी, बिकॉज उसके बाद अगर वो खरीदती हैं तो उन्हें आगे साथ के साथ बेचनी पड़ेगी। तो खरीदने का फायदा क्या हुआ? ये स्टोरेज में जो लिमिट है अब ये भी हट जाएगी। ठीक है, इस कारण हमें लगता है जो स्टोरेज यूनिट्स हैं ये भी इंडिया में, और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इसकी तरफ भी जाएगी, जो कोल्ड स्टोर हो गए या बाकी जो गोडाउन्स हो गए, ये और ज़्यादा डेवलपमेंट यहाँ पे भी होगी। इस टाइम अगर तुम इंडिया का मैप देखोगे ना, कि इंडिया के मैप में ये कोल्ड स्टोर्स और तुम्हारे एग्रीकल्चर स्टोर ज़्यादातर कहाँ फोकस्ड है, तुम पाओगे कि ज़्यादातर स्टोर्स पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी में ही है। इसके कारण क्या होता है, यहाँ पे उगाई जाने वाली क्रॉप्स तो बच जाती हैं, पर बाकी इंडिया सारा इस फैसिलिटी से मिसिंग है। तो बाकी इंडिया में किसानों के पास कोई सिक्योरिटी नहीं है कि वो कैसे अपनी क्रॉप्स को बचा के रखें, वहाँ पे स्टोरेज यूनिट्स ही नहीं है। तो अब यहाँ पे हम उम्मीद लगा रहे हैं कि यहाँ पे भी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आनी शुरू होगी। इन एरियाज में कंसंट्रेशन क्यों है? क्योंकि यहाँ पे ही तुम्हारा ग्रीन रेवोल्यूशन सबसे पहले शुरू किया गया था। तो ग्रीन रेवोल्यूशन शुरू करने से तुम्हें स्टोरेज भी ज़्यादा बढ़ानी थी, तो सरकार ने ओरिजिनली जो तुम्हारे फूड कॉरपोरेशन इंडिया के ज़्यादातर स्टोरेज हैं वो इन्हीं जगहों पे एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, अराउंड हमारा 80% गोडाउन्स और कोल्ड स्टोरेज का इंफ्रास्ट्रक्चर यही 3 जगहों पे ख़त्म हो जाता है। तो बाकी इंडिया में, और दूसरा अगर लेट्स सपोज पंजाब से तुमने एक्सपोर्ट भी करनी है कोई चीज़, पंजाब से लगा के चलें, तुम्हें एक्सपोर्ट के लिए कम से कम पोर्ट तक तो पहुंचानी ज़रूरी है। पोर्ट के पास भी तो तुम्हें कोल्ड स्टोर चाहिए होंगे, जहाँ पे अगर लेट्स सपोज थोड़ा सा लैग आ रहा है पीछे से, कहीं ना कहीं तो स्टोर करके रखना है तुमने। तो इस कारण महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या गुजरात के एरिया में भी कोल्ड स्टोरेज बढ़ाने की ज़रूरत है। तो जब तुमने अब कॉमोडिटीज एक्ट में ये सारे चेंजेस किए हैं, तो अब उम्मीद है कि महाराष्ट्र, गुजरात जैसी जगहों पे अब जो लोग एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट की तरफ फोकस करना चाहते हैं, वो अपने खुद के स्टॉक्स भी मेंटेन करना चाहेंगे ताकि उनकी कभी सप्लाई लाइन में कमी ना आए। इस कारण ऐसे लोगों को अब इन्वेस्टमेंट करने की अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। और दूसरा, हमारे फार्मिंग सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर की एनरोलमेंट मिलेगी, तो हमें उम्मीद है कि फार्मिंग सेक्टर भी दोबारा ग्रो करने लगेगा। ठीक है, तो यही सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम इन सारी चीज़ों में क्या है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि तुम्हारे ना कॉन्स्टिट्यूशन में एक और शेड्यूल है जिसके बारे में बता रहा हूँ, शेड्यूल 7 है। तो मैं पहले बताया था कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है। कॉन्स्टिट्यूशन जब शुरू करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पढ़ता है प्रीएम्बल। प्रीएम्बल के बाद पढ़ते हैं सारे पार्ट्स जिनके अंदर सारे आर्टिकल्स लिखे हुए हैं, हमारी सिटीजनशिप से लेके फंडामेंटल राइट से लेके जो पॉलिटी के अंदर सब कुछ आएगा। जहाँ पे जाके पार्ट्स खत्म होते हैं, हर पार्ट के अंदर मतलब आर्टिकल्स हैं, जहाँ पे ये सारे पार्ट्स जाके खत्म होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के बिल्कुल एंड में दिए हुए हैं शेड्यूल्स। शेड्यूल्स है क्या? ये जो पार्ट्स हैं इन्हीं से जुड़ी हुई कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ये पार्ट्स में लिख दिया जाता है, रेफर टू शेड्यूल दिस फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन, या इस शेड्यूल के अकॉर्डिंग ये इन्फॉर्मेशन है। शेड्यूल में सारी कुछ तुम्हारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी हुई है। वैसे ही तुम्हारा शेड्यूल 7 है। अब शेड्यूल 7 में क्या है, इंडिया में जो सरकारें हैं इनकी जिम्मेदारियों को 3 हिस्सों में बांट दिया गया है। कौन सी जिम्मेदारियां तुम्हारी सेंटर की, ये यूनियन की सरकार पूरी करेगी, कौन सी जिम्मेदारियां तुम्हारी स्टेट की सरकारें पूरी करेंगी, और कौन सी जिम्मेदारियां ये दोनों में से कोई भी पूरी कर सकता है, जिसे कॉन्करेंट लिस्ट कहते हैं। तो यूनियन का काम सिर्फ यूनियन कर सकती है, स्टेट गवर्नमेंट्स उस चीजों में इंटरफेयर नहीं करेंगी। स्टेट के कामों में यूनियन इंटरफेयर नहीं करेगी, कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं वो पॉलिटी में आएंगे, पर मेजॉरिटी स्टेट की लिस्ट में जो लिखा है वो हर स्टेट गवर्नमेंट की अपनी मर्जी है उनके ऊपर कानून बनाना और कैसे चलना है। सेंटर की सरकार इंटरफेयर नहीं करती।
कॉन्करेंट के ऊपर कोई भी काम कर सकता है, यूनियन भी और स्टेट भी, ठीक है। तो ये हुआ तुम्हारा शेड्यूल, जिसमें डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज किया हुआ है। अब इसमें है क्या, जो तुम्हारा एग्रीकल्चर का पूरा सेक्टर है और जो तुम्हारी मंडी होगी, जो मार्केट्स होगी, ये दोनों स्टेट सब्जेक्ट है। तो एग्रीकल्चर में अगर एक्चुअली चेंज लाना है, अगर तुम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को और बढ़ाना चाहते हो, कमर्शियल फार्मिंग बढ़ाना चाहते हो, लार्ज स्केल प्राइवेट फार्म्स बनाना चाहते हो, ठीक है, कंपनी फार्म्स बनवाना चाहते हो, या और भी कोई चेंजेस जैसे गोडाउन्स बनवाना चाहते हो, गोडाउन्स के रिगार्डिंग कोई स्पेशल प्रोविजंस है, या एक मंडी से दूसरी मंडी तुम बेच पाओगे या नहीं बेच पाओगे सामान, ये सब कुछ चेंज करना एक्चुअली स्टेट गवर्नमेंट को भी कानून बनाना पड़ेगा। सेंटर की सरकार सिर्फ लिमिट हटा सकती है, जो उसने हटा दी है। इसके बाद हर स्टेट को अपना अपना कानून बनाना पड़ेगा कि वो अब अपने एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या क्या रिफॉर्म लाना चाहते हैं। उसके अकॉर्डिंग जो कानून बनाएंगे वो हर स्टेट गवर्नमेंट, हर इंडिया की हर स्टेट को अपना अपना खुद का कानून बनाना पड़ेगा। इसमें सेंटर की सरकार अब कुछ नहीं कर सकती। सेंटर जहां पे ये सारे चेंजेस कहां से लेके आ रही है, कॉन्करेंट लिस्ट में एक सब्जेक्ट है ट्रेड एंड कॉमर्स का, तो सेंटर उसके अंडर ये चेंजेस लेके आ रही है। पर एग्रीकल्चर में जो चेंजेस मेजॉरिटी होंगे और जो मंडी बोर्ड में सारे चेंजेस करने हैं, वो स्टेट गवर्नमेंट्स को खुद करने पड़ेंगे। जब तक अब स्टेट गवर्नमेंट स्टेप नहीं उठाती, इनमें से कोई भी स्टेप एक तरह से अप्लाई स्टेट्स के ऊपर नहीं होगा। बस लिमिट हट गई है, पर लिमिट हटा के अब तुम मैनेज कैसे करोगे पूरे एग्रीकल्चर सेक्टर को, वो स्टेट्स के ऊपर रह जाता है। तो एक तरह से अब देखो कौन सी स्टेट्स अप्लाई करती हैं और कैसे अप्लाई करती हैं, वो भी देखने वाली बात होगी। तो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट जो है, ये तुम्हारे पार्लियामेंट का एक्ट था। इसका बेसिक पर्पस क्या था कि जिन कमोडिटीज की कमी पड़ सकती है या हमारी पॉपुलेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है, उसमें होर्डिंग ना हो। अब गोडाउन्स का या स्टोरेज यूनिट्स का तुम मिसयूज कैसे कर सकते हो, तुम जानबूझ के, लेट्स सपोज जितने भी तुम्हारे ट्रेडर्स थे, ये सारे बोलेंगे जानबूझ के हम सिर्फ मार्केट में इतनी इतनी सप्लाई निकालेंगे। अब अगर सप्लाई किसी चीज की कम होगी, लेट्स सपोज जैसे प्याज की सप्लाई हर साल कम हो जाती है, अगर प्याज की सप्लाई कम होती है तो प्याज के दाम, अनियन के दाम अपने आप बढ़ने लगते हैं, ठीक है। अब जो चीज तुमने पीछे लेट्स सपोज 10 रुपए की खरीदी थी, 10 रुपए पर किलो, अब तुम 100 की भी बेच सकते हो। इसी कारण वो लिमिट फिक्स की गई थी कि इतने तक उन कमोडिटीज को रख सकते हो, उससे ज्यादा नहीं रख सकते। अगर रखेंगे तो होता क्या है, गवर्नमेंट छापा मार के सारा का सारा माल जब्त कर सकती है और सारा का सारा माल मार्केट में उतार सकती है। तो होर्डिंग की प्रैक्टिसेस को रोकने के लिए एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट बनाया गया था, ठीक है। तो यही ओइंग टू होर्डिंग एंड ब्लैक मार्केटिंग शुरू हो जाती है, तो उसे रोकने के लिए इसमें कोई भी चीज इंक्लूड की जा सकती है, जैसे कोई भी फूड प्रोडक्ट इंक्लूड किया जा सकता है, कोई भी मेडिसिन है वो इंक्लूड की जा सकती है, या तुम्हारे पेट्रोल डीजल ये भी इंक्लूड किए जा सकते हैं। पेट्रोल डीजल सीएनजी सब कुछ, जितने फ्यूल्स हैं तुम्हारे, कैरोसिन भी हो गया। तो 1955 में ये बनाया गया था, ठीक है। ये सारी प्रोडक्शन, सप्लाई और डिस्ट्रीब्यूशन हर चीज को मैनेज करने के लिए था। आज भी ऐसा नहीं है कि एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट को खत्म कर दिया गया, उसमें से बस अमेंडमेंट करके ऑर्डिनेंस के थ्रू ये सारी चीजें हटा दी गई। पर अगर कल सरकार चाहेगी कि लेट्स सपोज दालें बहुत महंगी हो रही हैं, पल्सेस बहुत महंगी हो रही हैं, तो टेम्पररी पीरियड पे सरकार एसेंशियल कमोडिटीज में उसे फिर डाल सकती है, जिसमें फिर एक्सेस का सारा मार्केट में बेचना पड़ेगा, ठीक है। इसके अंदर सरकार एमआरपी इन प्रोडक्ट्स की फिक्स कर सकती है कि इससे ज़्यादा महंगी चीज़ तुम मार्केट में नहीं बेचोगे, एक तो अपना सारा स्टॉक बेचोगे और मैक्सिमम इसी प्राइस पे ही सेल करोगे। तो इसमें सारी की सारी कमोडिटीज आती हैं। इसमें होता क्या है, बेसिकली सेंटर कोई भी जिसकी शॉर्ट सप्लाई हुई और या जिसके प्राइसेस बहुत बढ़ने लगे, उसे लिमिटेड टाइम के लिए नोटिफाई कर देगी स्पेसिफिक पीरियड के लिए कि इस क्रॉप को इतने टाइम के लिए एसेंशियल कमोडिटीज में डाला जा रहा है। इसके बाद जो स्टेट गवर्नमेंट्स होंगी, वो सेंटर ने जो गाइडलाइंस इशू की हैं
उसी के अकॉर्डिंग रेड तो उन्हें मारनी पड़ेगी, सब कुछ उन्हें करना पड़ेगा। सेंटर की सरकार सिर्फ नोटिफिकेशन जारी करती है। देखो स्टेट्स के अंडर ही पुलिस है, पुलिस को ही हर जगह से रेड मार के ये सारी चीजें वसूलनी पड़ेंगी, ठीक है। तो सारी की सारी कमोडिटीज स्टेट गवर्नमेंट उसके बाद इंश्योर करेगी उसी चीज के ऊपर बिक्री है नहीं। पर स्टेट गवर्नमेंट्स मना भी कर सकते हैं इन रिस्ट्रिक्शंस को मानने के लिए, पर अगर एक बारी मान लिया उसके बाद इन्फोर्स करवाना पड़ेगा। उसके बाद ये नहीं कि कुछ टाइम बाद तुम मना कर दोगे, फिर जितना तुम स्पेसिफिक पीरियड सेंटर ने बताया है तुम्हें पूरा पीरियड मानना पड़ेगा, या तो स्टार्टिंग में ही मना कर दो या पूरा पीरियड मानो, ठीक है। तो इनफैक्ट कई बार क्या होता है, स्टेट गवर्नमेंट्स भी एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के अंडर कोई भी कमोडिटी अपने एरिया में एसेंशियल डिक्लेयर कर सकती है, तो उस स्टेट में उस चीज के प्राइसेस अपने आप कम करने पड़ते हैं, ठीक है। तो ये दोनों प्रोविजंस है। लास्ट करंट अफेयर है, कोलकाता पोर्ट का नाम चेंज करके श्यामा प्रसाद पोर्ट कर दिया गया, ठीक है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट कर दिया गया। जो कोलकाता का तुम्हारा मेजर पोर्ट था, इंटरनेशनल पोर्ट था, इसका नाम चेंज हो गया, अब श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट बन गया ये। जैसे तुम्हारा कांडला जो पोर्ट है जो महाराष्ट्र में था, उसका नाम पिछले साल चेंज करके दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट रख दिया गया था, वैसे इस साल कोलकाता के पोर्ट का नाम चेंज हो गया, ठीक है। बस बाकी तो यही चीजें लिखी हैं, मेन चीज यही है कि कोलकाता पोर्ट का नाम चेंज होके क्या हो गया। क्लियर? कोई डाउट इसमें? बफर कंट्री कौन सी होती है? बफर? हाँ जी। बफर कंट्री देखो, बफर स्टेट्स या बफर कंट्रीज ऐसी बनाई जाती हैं जो दो बड़ी पावर्स के बीच में, इसलिए उन्हें अलग कंट्री रहने दिया जाता होता है ताकि ये दो बड़ी पावर्स में गैप रह जाए। जैसे इंडिपेंडेंस से पहले की बात करें, कॉलोनियल जमाने की बात करें, वहां पे ज्यादातर बाउंड्रीज बनाई गई हैं और ग्रेट पावर्स भी उस टाइम सबसे बड़ी एग्जिस्ट की हैं। ऊपर के चाइना के हिस्से में तुम्हारा रशिया कब्जा करके बैठा था, इंडिया नीचे वाले एरिया में तुम्हारे पूरे इंडिया पे ब्रिटिशर्स कब्जा करके बैठे थे। ये दो ग्रेट पावर्स अगर देखो इन दोनों की बाउंड्री कहीं जाके मिल जाती तो यहाँ पे झड़प होने लग जाती, ठीक है। पावर टकराती हैं तो कहीं ना कहीं अपने आप को ज्यादा डोमिनेंट दिखाने की कोशिश करती हैं, जो अल्टीमेटली लड़ाई में भी बदल सकता है। तो इस कारण ये दोनों कंट्रीज किस चीज पे एग्री कर जाती हैं कि हम अपने बीच में कुछ एरिया कुछ कंट्री वैसे ही छोड़ देते हैं जिसमें हम में से कोई भी कब्जा नहीं करेगा। ये उस जमाने में बना था तिब्बत का एरिया। तो जब चाइना भी आज़ाद हुआ 1949 में और इंडिया भी 47 में, तब तिब्बत भी एक आज़ाद कंट्री होती थी। और अगर एक्चुअली आज भी तिब्बत एग्जिस्ट करता तो इंडिया और चाइना में कभी इतने डिस्प्यूट्स आते ही ना, बिकॉज हमारे बीच में हर टाइम तिब्बत होता, ठीक है। हमारे अब हुआ क्या है, हमारी बाउंड्रीज मिलने लग गई हैं। उन चाइना ने तिब्बत के ऊपर कब्जा कर लिया 50s में, अपनी आर्मी भेज के पूरे तिब्बत के देश के ऊपर कब्जा कर लिया। इस कारण हमारी बाउंड्रीज मिलने लग गई और यहाँ पे झड़प शुरू हो गई। अब भी अगर हिमालयाज के बीच में देखोगे तो जो नेपाल और भूटान है वो एक तरह से बफर स्टेट्स है, ठीक है, जो न्यू एक तरह से इस चीज के लिए एक्ट करते हैं कि हमारी बाउंड्री, इंडिया की बाउंड्री और चाइना की बाउंड्री सेंट्रल एरिया में भी ना मीट करे, क्योंकि अगर सारी की सारी बाउंड्री हमारी मिलने लगी हमारी तो झड़प ही बहुत जगह बढ़ जाएगी। कोई भी मानने को तैयार नहीं है कि कौन ज्यादा बड़ी पावर है। चाइना चाहता है कि चाइना को मान लिया जाए, इंडिया चाहता है कि बराबर का स्टेटस, हम उनसे ऊपर तो नहीं हो सकते ऑब्वियसली, उनसे ज्यादा फाइनेंशियली और अपने स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में भी ज़्यादा स्ट्रांग है, तो एटलीस्ट हम बराबर का रुतबा चाहते हैं। चाइना को बर्दाश्त नहीं है बिकॉज चाइना ज़्यादा बड़ी पावर बनना चाहता है, वर्ल्ड को डोमिनेट करना चाहता है, तो इस कारण हम में ये झड़पें होती रहती हैं। क्लियर है?
ठीक है। यही तुम ऊपर वाले अगर क्या कहते हैं मैप को चाइना के ऊपर वाले हिस्से में भी देखोगे, बीच में मंगोलिया छोड़ा हुआ है। मंगोलिया का कारण यही है कि रशिया और चाइना के बीच में एक बड़ी सी बॉर्डर का बफर जोन हमेशा बना रहे, ठीक है। अगर मंगोलिया ना होता तो सारी की सारी बाउंड्री रशिया की चाइना के साथ लगती, तो झड़पें उनकी भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती। इस कारण बड़ी पावर्स हमेशा अपने बीच में जहाँ पे लगता है कि टकराव हो सकता है, यहाँ तो तुम यूएसए और कनाडा जैसी अंडरस्टैंडिंग बना लो कि दोनों के कल्चर इतने अलाइंड है कि दोनों ने कहा फ्री बॉर्डर्स, कोई बॉर्डर नहीं, कुछ नहीं, ठीक है। कोई भी बस चेक पोस्ट से तुम इधर से उधर जा सकते हो, उन्हें एक दूसरे से कोई थ्रेट नहीं है। या अगर तुम्हें एक दूसरे में कॉन्फिडेंस नहीं है तो तुम्हें बीच में हमेशा बफर स्टेट चाहिए ही चाहिए होगी, ठीक है। यही तुम्हारे स्विट्जरलैंड काम करता है यूरोप में, यही काम तुम्हारे मंगोलिया करता है, यही काम तुम्हारे तिब्बत का था। ये सारी कंट्रीज में ऐसे ही बफर जोन्स होते हैं। क्लियर? अब